रेड 9 के इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल दा मामला है। जी हाँ, आज हम कुछ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं दिल की बातें करने, कुछ दिल के अंदर की बातें करने, कुछ गहरी दिल से जुड़ी हुई बातें करने, कुछ इश्क प्यार मोहब्बत की बातें नहीं। आप कोई वैलेंटाइन डे के बारे में हम आज चर्चा नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में। वर्ल्ड हार्ट डे मतलब दिल से जुड़ी हुई चीज़ें, भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें और आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, जीवन से जुड़ी हुई बातें। कई बार रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग अपने दिल को नज़रअंदाज कर देते हैं, दिल की नहीं सुनते हैं। कई बार हमको पता है कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, किस तरह से दिल का ख्याल रखना चाहिए। 90% लोग आप में और हम में सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाना, एक्सरसाइज रूटीन में करते रहना, नियमित कच्ची सब्जी, सलाद, इस तरह का आहार लेते रहना, तनाव नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं आना, नींद पूरी लेना, इस तरह के सामान्य कई बातें हमने सुनी हैं। लेकिन आप और हम उसका पालन कितना करते हैं? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ होते हैं वो दिल की बीमारियों से जुड़े होते हैं। कुछ दिल और कुछ दिमाग से जुड़ी हुई बातें दिल तक पहुंचती है और आप और हम हिंदुस्तानी उसको दिल पे ले लेते हैं। तो यही सभी इसी तरह की शंकाओं को दूर करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित करे हैं इंदौर के वरिष्ठतम कार्डियोलॉजिस्ट, जो आपकी और हमारी दिल से जुड़ी हुई शंकाओं का समाधान करेंगे। मैं अपने स्टूडियो में सबसे पहले आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर विद्युत जैन, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, चोइथराम हॉस्पिटल इंदौर का। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर अलकेश जैन, कार्डियोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल इंदौर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर A.K. पंचोलिया, कार्डियोलॉजिस्ट, अरिहंत हॉस्पिटल। सर नमस्ते, स्वागत है आपका। डॉक्टर बसंत लूनिया, फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट, सोनो मेडिकल सेंटर इंदौर। सर नमस्ते, स्वागत है आपका। और हमारे अपने फैमिली डॉक्टर, हमारे घर के डॉक्टर जगदीश गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, प्रेसिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की इंदौर चैप्टर के। सर नमस्ते, स्वागत है आपका। तो अब बात शुरू करते हैं हम दिल और दिल से जुड़ी हुई बातों की। सबसे पहले सर, जो दिल और दिल से जुड़ी हुई बातें हैं सर, इसमें कई चीज़ें तो नॉर्मली हम लोग जिस तरह की सुनते रहते हैं। 90% चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन में हमको पता है कि नशा नहीं करना, शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन सर, जो मेन हार्ट अटैक आने की जो कारण हैं सर, वो क्या हो सकते हैं? प्लीज़ जगदीश गुप्ता साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। देखिए, हार्ट अटैक आने के कोई एक विशेष कारण नहीं होता है। अनियमित दिनचर्या, ज़्यादा वजन होना, मधुमेह होना या ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, यदि इस तरह की कुछ बीमारियां जो हैं किसी में, और वह शराब, सिगरेट और तंबाकू का सेवन ज़्यादा करता है, तो इस तरह की यदि दिनचर्या है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसमें विशेष करके यदि किसी को मधुमेह या ब्लड प्रेशर है तो उनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन लोगों को अपनी दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित रखना चाहिए और शुगर को और ब्लड प्रेशर को प्रॉपर कंट्रोल करके रखना चाहिए। सर, हार्ट अटैक एक्चुअल में होता क्या है? मतलब चलते चलते हार्ट का अचानक रुक जाना, ये हार्ट फेलियर हो गया। हार्ट अटैक होता क्या है सर? मतलब किस तरह का होता है ये? देखिए, जो आपने बताया कि चलते चलते हार्ट का रुक जाना, तो वो कार्डियक अरेस्ट कहलाता है सर। इसमें हम 3 शब्द का प्रयोग करते हैं। एक हार्ट का अटैक आना, एक हार्ट का फेलियर होना और एक हार्ट का अरेस्ट होना। तो हार्ट अटैक आना मीन्स हार्ट की जो खुद की खून की नलियाँ हैं, उनकी नलियों में यदि कोई ब्लॉकेज होता है तो हार्ट को खुद को ब्लड नहीं मिलता सर। हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है तो उसके फंक्शंस में प्रॉब्लम होने लगती है और व्यक्ति को सीने में दर्द या और भी कई तरह की जो लक्षण है वो आने लगते हैं। तो ये तो हो गया हार्ट अटैक। उसमें लक्षण ये भी हो सकता है कि उसको जलन हो सीने में,
दांतों में दर्द हो, दोनों खंभे में दर्द हो या पीठ में दर्द हो, तो ये लक्षण हमको बताते हैं कि उसकी नलियों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज शुरू हो गया है और उसको तुरंत चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत है। अब दूसरा आते हैं हम कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट वो अवस्था है कि जिसमें हार्ट में अटैक आने से, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होने से हार्ट का काम बिल्कुल बंद हो जाए, हार्ट धड़कना बंद कर दे, मीन्स हार्ट बिल्कुल निस्तेज होकर पड़ा रहे, एक भी धड़कन उसका नहीं हो, तो वो कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। उस स्थिति में व्यक्ति की मौत संभावित है और उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय उस व्यक्ति को हार्ट की धड़कन चालू करने के लिए CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो हम आगे बताएंगे आपको, वो करना चाहिए। उस धड़कन को वापस लाना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये हो गया कार्डियक अरेस्ट। अब तीसरा होता है हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर एक ऐसी अवस्था है इसमें हार्ट अपना काम तो करता है, और चूँकि हार्ट एक पंप है, तो पंप का काम है कि जो खराब ब्लड है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस ब्लड को लेके और फेफड़े में भेजना, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सारे शरीर में भेजना। तो ये एक पंप है। मान लो हार्ट के अटैक की वजह से या हार्ट की वाल की कोई बीमारी की वजह से हार्ट का ये पंप बराबर काम नहीं करता है, तो ब्लड की सप्लाई सब आर्गन में बराबर नहीं होती, और जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको भी प्रॉपरली फेफड़े में नहीं भेज पाता है। तो ये हार्ट का पंपिंग फेलियर कहलाता है कि पंप, हार्ट काम तो कर रहा है पर वो ठीक तरह से नहीं कर रहा है। जो उसको पंपिंग करना चाहिए, शरीर के हर जगह पे ब्लड पहुंचाना चाहिए, और अशुद्ध ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस लेना चाहिए, वो नहीं करता है। तो ये अरेस्ट, फेलियर और हार्ट का अटैक, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं पर तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। सर, जो 20 से 30 साल के ज़्यादातर आजकल जो उम्र के युवा हैं उसमें भी इस तरह की आजकल बीमारियां देखने को मिल रही हैं। नॉर्मली एक 20 से 30 साल के व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं, और ऐसा भी देखने में आया है कि ज़्यादातर जो एक अध्ययन में ऐसा सामने आया है कि 51 वर्ष की उम्र के आसपास के लोगों को ये हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आजकल ऐसा क्या हो गया सर? पहले तो लोग कई कई सालों तक स्वस्थ रहते थे, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? 20 से 30 साल की उम्र में किस तरह से हार्ट में, मतलब ऐसा क्या हो जाता है जो आजकल ही हो रहा है? देखिए, इसमें सारा जो है लाइफ स्टाइल का सवाल है सर। हमारा क्या हो गया लाइफ स्टाइल कि पहले एक व्यक्ति किसी भी काम के लिए घर से निकलता था तो उसको चौराहे भी जाना हो तो वो पैदल जाता था, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर के काम को पैदल जाके करता था। हाँ। आजकल ये हो गया है कि स्कूटर उठाई और सीधी सामने वाले की दुकान पे जाके स्कूटर रोकी, स्कूटर से बैठे बैठे बोला कि भाई मेरे को ये सामान निकाल देना, वापस स्कूटर पलटाए और घर चले गए। मतलब आदमी व्यायाम नहीं करता है, शरीर को जो हरकत में आने के लिए, मांसपेशियों को हरकत में आने के लिए जो जरूरी दिनचर्या है उसका उपयोग नहीं करता। तीसरा, फास्ट फूड का प्रयोग करता है, सिगरेट, तंबाकू और शराब, इनका व्यसन जो है वो लोगों में लग जाता है। वेट जो है ज़्यादा रहता है, तो कम उम्र में हार्ट अटैक उन्हीं लोगों का आता है जिन लोगों की दिनचर्या गड़बड़ है, डाइट गड़बड़ है, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर उनमें हेरिडिटरी कुछ प्रॉब्लम हो कि उनकी फैमिली में भी यदि हार्ट अटैक काफ़ी लोगों का आया हो तो अनुवांशिक भी होने की संभावना है। सर, डॉक्टर विद्युत जैन साहब, मैं आपसे सर इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए सर जानना चाहता हूं कि जैसे कई बार, जैसे सर ने बताया कि एक्सरसाइज की कमी से या शारीरिक मेहनत कम करने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादा आ रही हैं, पर ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो लोग नियमित एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, अचानक उनको चलते चलते अटैक आ जाते हैं, साइलेंट अटैक भी जिसको हम कहते हैं, या और इस तरह की कई जो स्वस्थ लोग हैं जिनके शरीर भी मतलब ज़्यादा एवरेज वजन वाले लोग हैं, उनके साथ भी ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर ये एक तरफ तो हम बोल रहे हैं आप एक्सरसाइज करो, आप खान पान पे नियंत्रण करो, ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जो बहुत संयम से जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है और ये प्रश्न हमारे साथ भी कई पेशेंटों के साथ फेस करना सर। वो आते हैं कि हमने एक्सरसाइज ट्राई किया, ये नई चीज़ क्या हुई, हमें छाती भी कर देते हैं, कुछ चीज़ों पर प्रकाश डाला ही है क्योंकि लाइफ स्टाइल सही है, उन्होंने अपने बॉडी में कोई स्ट्रेस लेवल नहीं करवा, वो भी करवा, तो स्ट्रेस का कोई मैनेजमेंट इनको सीखना ही, ताकि वो अपनी जो भी स्ट्रेस वाली चीज़ें उसको जैसे जैसे
डिफ्यूज करें तो उनको हृदय रोगों में जाने का नहीं था। दूसरा होता है कुछ लोगों का अनुवंशिक, तो ठीक है हेरिडिटी को तो बदलना मुश्किल है, तो ये लोग नहीं उसका। तीसरा डाइट, तंबाकू बंद करना, दूसरा कोई डायबिटीज कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये तो अपनी जरूरी है ही। इन एडिशन एक्सरसाइज मेंटेन ये भी ठीक है, ये भी सब कुछ अच्छा है। कई बार लाभ जो रखे हो जाते हैं, मतलब जो हृदय की नलियाँ एक बंद हो जाती है, उससे अटैक आ जाता है। उसमें कई सारे अन्य फैक्टर भी होते हैं कि बॉडी में आपकी सीआरपी लेवल या इन्फ्लेमेटरी मार्कर कैसे चल रहे हैं, या बॉडी में आपकी कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट्स वाकई में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप सारी कोशिश करें तो ये फैक्टर को भी साथ में कम करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को लेके चले तो शायद उन लोगों में जिनको हम रिलेटिवली यंग या ऊपर से यंग समझ रहे हैं, ऊपर से एक्टिव या हेल्दी समझ रहे हैं, शायद उनकी भी हमें हेल्प कर पाए। उसके लिए कुछ सीमित रूप से कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं आजकल ऐसे लोगों के लिए जो हमेशा हेल्दी है, तो उसमें हम शायद उन संभावित खतरों को हृदय बीमारी के खतरों को पहचान सकते हैं, तो शायद उनकी भी कुछ हेल्प। सर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नॉर्मली जो थक्का जम जाता है खून में, जिसको थक्का जमना हिंदी में हम कहते हैं, उसी तरह की चीज़ों से होती है। जैसे कि अभी कोविड में भी ये कॉमन समस्या थी कि खून के थक्के क्लॉट्स जम रहे थे और लोग कोविड से स्वस्थ हो गए, लेकिन बाद में खून के थक्कों की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये क्या सर, हार्ट का और कोविड का क्या रिलेशन है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि अभी कोविड के दौरान दो दिन सर मतलब तो कहीं भी चेस्ट पेन होता रहा और अस्पताल ही नहीं पहुंचे, डर से कि शायद कभी हमें कोविड नहीं हो जाए। तो ये पेशेंट बाद में जब हाई रिस्क में है, इनको परेशानी हुई, ऐसा हार्ट अटैक हुआ। दूसरे पेशेंट को कोविड के दौरान जो लोगों को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी को मार कर और कोविड के दौरान लोगों का खून भी खराब हो गया, क्योंकि आपने सुना होगा सारे पेशेंट को कोविड वालों को खून पतला करने की दवाई देना पड़ता। हाँ सर, ये अपने साथ मरीजों में प्रैक्टिस की। तीन चार चीज़ें कि कई लोग साइटोकाइन स्कैन हुए, तो इससे इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस रिलीज होंगे, इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ गए, तो उससे जो खून की नलियों में रिकॉर्ड 20-30% थी, वो सडनली 30 से बढ़ के 50, 70, 80, 90 हो गई, तो रास्ता एकदम। दूसरा ब्लड कॉम्प्लेक्शन जैसा कि पाया गया था, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गए, ऑटोमेटिकली ब्लड क्लॉट करने लगे, एक क्लॉट हार्ट में भी बने, पेरिफेरल आर्टरीज में भी बने, वेन्स में भी बने और ब्रेन की नलियों में बने। और सबसे ज़्यादा दुख हुआ जब पूरी हमारी खराब हुई, जिनको कोविड के दौरान हार्ट अटैक आ गया। कुछ ऐसे भी किस्से हुए जो हार्ट अटैक के लिए एडमिट हुए और हमने टेस्ट कराया कोविड के, तो कोविड पॉजिटिव। ये काफ़ी बड़ी समस्या है, उसका मैनेजमेंट की तरह डिफिकल्टी रहा। अब जो लोग स्वस्थ हो गए हैं सर कोविड से, तो आगे मान लीजिए 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद भी उनके ब्लड में क्या उसी तरह के क्लॉट्स आज भी मौजूद हैं? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है भी आपने, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह के अनुभव से हम ये गाइडलाइन होगी हर पेशेंट को जो हाई रिस्क कैटेगरी को उसको ब्लड थिनर 3-4 महीने तक तो ले ही रहे हैं सर, तो कुछ और ज़्यादा हाई रिस्क है, कुछ 6 महीने भी दे रहे हैं। क्या हम लोगों में कम देना पड़े, पर ये क्योंकि उनके ब्लड की कॉम्बिनेशन फैक्टर भी इतने ज़्यादा थे कि उनको हमें खून पतला रखने की जरूरत है। तो सामान्य भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग ब्लड थिनर 3 से 6 महीने काफ़ी लोगों को दे रहे हैं। और बावजूद उसके भी इतना हाई क्लॉटिंग फैक्टर है कि लोगों को खून की दवाई दें पतला करने की दवाई के बावजूद भी क्लॉट। ये डिफिकल्ट रहा टॉपिक, but anyway this is the answer कि आप उनको खून पतला करने की दवाई लगातार लंबे समय में पर्टिकुलरली हाई रिस्क और एजेड लोग। सर अल्केश जैन साहब, मैं आपसे सर ये जानना चाह रहा था कि जैसे सर ने बताया कि जो क्लॉट्स हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं, उससे जो रक्त नलिकाएं हैं उसमें प्रवाह उसका रक्त का नहीं होता है। तो मेरा ये जानना है सर, जैसे नॉर्मल जो आपके अपने हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनको 1 अटैक 2 अटैक, उनकी जो नलियाँ अवरुद्ध हो चुकी होती हैं, तो क्या दवाइयों के माध्यम से उनको मेल्ट करके या इस तरह की कई आजकल हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी कुछ ऐसे वीडियो देखे हैं मैंने कि कुछ दवाइयाँ या कुछ ऐसा इंजेक्शन हार्ट में वो लगा के और वो सारे जो क्लॉट्स जमे हैं उनको ऐसा कुछ होता है सर? क्या इस तरह का कोई ट्रीटमेंट अभी है? देखिए, जब भी हार्ट की बीमारी या उसमें ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है कि लंबे समय से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, जिसको हम बोलते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल या वासा जो होती है चर्बी के कारण ब्लॉक्स बनते हैं। उसी के ऊपर जब ये प्लाक रप्चर होता है और उसके ऊपर खून का धक्का जमकर ये आर्टरी बंद होती है और उसके कारण ही एक्यूट हार्ट अटैक या एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। आगे इन क्लॉट्स को गलाने के लिए कुछ मेडिसिन होती है। एक तो जब सडनली जब ये आर्टरी बंद होती है तो हम एक तगड़ा खून पतला करने का इंजेक्शन देते हैं, जो एक्यूट हार्ट अटैक के समय यदि कोई पेशेंट हॉस्पिटल
तो उससे सर जो क्लॉट्स हैं वो भी पतला होने की प्रोसेस में आ जाते हैं। क्योंकि यदि आपको सडनली एक हार्ट अटैक हुआ है, किसी चीज़ का कोई साइंस हमें दिख रहा है कि ये इंजेक्शन उसके लिए कारगर है, तो वो हार्ट अटैक जब उसको पेन के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो हम 2 ऑप्शन देते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। या तो हम क्लॉट गलाने का जो एक्यूट क्लॉट बना है, जैसे आर्टरी को पूरा 100% बंद कर रखा है, उस क्लॉट को गलाने के लिए थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी का इंजेक्शन देते हैं। उसका मेन एम होता है कि इमीडिएटली वो क्लॉट डिजॉल्व कर देता है, उसमें रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है और वो नसें एटलीस्ट टेम्परेरीली उस समय के लिए खुल जाती है। पर वो कोलेस्ट्रॉल गलाने के काम नहीं आते हैं ये इंजेक्शन। ऐसा कुछ नहीं होता सर कि कोलेस्ट्रॉल पूरा गल जाए या मेल्ट इस तरह से? कोलेस्ट्रॉल मेल्टिंग कोई मेडिसिन नहीं होती, लेकिन हाँ स्टेटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती है जो हम पेशेंट्स को लोडिंग डोज भी देते हैं और आगे उसको हाई डोज पे कंटिन्यू भी रखते हैं सर। कुछ स्टडीज हुई है जिन्होंने बताया कि स्टेटिन्स आगे चल के इन कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स को रोक देते हैं, उनके आगे डिपॉजिशन के रेट ऑफ डिपॉजिशन जो होता है वो कम कर देते हैं। और कुछ स्टडीज इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड जो हार्ट की नलियों के अंदर अल्ट्रासाउंड डाल के, और ये देखा गया स्टडीज में कि कभी कभी वो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट को कम भी कर सकते हैं। बट मेन कंपोनेंट जो होता है, हम जो खून पतला करने की दवाएं देते हैं वो ज़्यादा यूजफुल होती है। बट हाँ जो व्हाट्सएप पे जो फॉल्स वीडियो चलते हैं, हाँ सर, किसी ने मशीन डाल के और वो ड्रिल करके और उन ब्लॉक्स को निकाल दिया या सेक्शन करके पूरा वो सेक कर लेते हैं, वो पूरा वो बिल्कुल फॉल्स है सर। कुछ ड्रिलिंग मशीन होती है जो हम जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तब उस कैल्शियम यदि अंदर होता है तो उसको ड्रिल करने के काम आती है, जिसे रोटाएब्लेशन वाली मशीन बोलते हैं। लेकिन ऐसे कोई स्पेशल मशीनें नहीं होती जो कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉक्स को खींच कर निकाल पाए। सर डॉक्टर लूनिया साहब, मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि ये जो पॉपुलर ट्रीटमेंट अभी तक हमने सुने हैं, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये होता क्या है सर? आम आदमी जिसको जब तक हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब तक उनको ये सारी टर्म्स का पता नहीं होता है कि बाईपास क्या होता है, एंजियोग्राफी क्या होता है, एंजियोप्लास्टी क्या होता है, ये क्या होता है सर? और इसमें सबसे अच्छा क्या है? देखिए, इसमें सबसे अच्छा कोई एक चीज़ को कहना बड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। हार्ट की खून की नलियों की बीमारी, विशेषकर जब हम हार्ट अटैक की बीमारी का जिक्र करते हैं तो उसमें एंजियोग्राफी एक जांच के रूप में जानी जाती है। मतलब हार्ट की खून की नलियों का पिक्चर लेना, ब्लॉकेज कहाँ कहाँ पर है इसको देखना, इस जांच को एंजियोग्राफी कहा जाता है। कैसे होती है सर ये, किस तरह से ये फोटो? एंजियोग्राफी आजकल 2 तरीके से हो सकती है। यंग लोगों में जहाँ संभावना लगती है कि भाई थोड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट डिजीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसे लोगों में सीटी स्कैन द्वारा एंजियोग्राफी किया जा सकता है आजकल। पर जहाँ पर हार्ट डिजीज की ब्लॉकेज की संभावना हमें लक्षण के आधार पर ज़्यादा लगती है, वहाँ पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इसमें खून की एक नली, चाहे हाथ की हो या पैर की हो, उसको पंक्चर करके उसमें एक वायर और एक नली अंदर डालकर हार्ट की खून की नलियों में एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन लिया जाता है और वो इंजेक्शन के कारण हार्ट की सारी नलियों का पिक्चर आ जाता है। इसको एंजियोग्राफी कहते हैं। अब एंजियोग्राफी करने के दौरान अगर ब्लॉकेज ऐसे दिख रहे हैं कि इसको एंजियोप्लास्टी मतलब ब्लॉकेज को बलून डालकर अंदर से खोल देना और ऊपर से एक स्टेंट यानी हिंदी में ये कहें कि एक स्प्रिंग जैसा एक मटेरियल जो है अंदर फिट कर देना, जो कि ब्लॉकेज को वापस से डेवलप नहीं होने देता है। मतलब उस नली को चौड़ा कर देते हैं, नली को चौड़ा करना और उसके अंदर एक स्टेंट फिट कर देना। स्टेंट के कारण नली वापस से सिकुड़ती नहीं है, इसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और बाईपास ऑपरेशन तो एक सर्जरी है, बड़ा ऑपरेशन है। छाती खोली जाती है, जिसमें चाहे बड़े चीरे से खोली जाए, छोटे चीरे से लगा के खोली जाए, पर छाती खोली जाती है। हाथ और पैर की या छाती के अंदर की ही खून की नलियाँ निकालकर जहाँ जहाँ हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज है उनके ऊपर नई नलियाँ उनके ऊपर मुख्य नली से हार्ट को जोड़ दी जाती है, जिससे कि हार्ट को वापस से सामान्य मात्रा में, अधिक मात्रा में खून मिलना चालू हो जाए और व्यक्ति को जो एंजाइना की तकलीफ है या चलने के दौरान जो तकलीफ, सांस फूलने की तकलीफ है, छाती में दर्द होने की तकलीफ है, इन तकलीफों से व्यक्ति जो है इसमें
अपने आप को काफ़ी सुधार पाता है। इसको बाईपास ऑपरेशन कहते हैं। जो सर जिस नली में ब्लॉकेज है आपने उसको अलग हटा के नई नली, एक फ्रेश नली पूरी जोड़ लिंक कर दी हार्ट से, उसको बाईपास हो गया, तो फिर तो आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाना चाहिए। फिर तो हार्ट पहले जैसा पूरा स्वस्थ होकर काम करना चाहिए। जी हाँ, जिनकी खून की नलियों में ब्लॉकेज ज़्यादा होते हैं, तीनों नलियाँ ब्लॉक है या हार्ट की मुख्य नलियाँ ब्लॉक है, ऐसे व्यक्ति में बाईपास का निश्चित तौर पर भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है और बाईपास ऑपरेशन के बाद व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी सकता है। चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, खेलना कूदना, यहाँ तक कि दौड़ना तक भी कर सकता है। अपने लाइकिंग वाले, अपने हॉबी वाले स्पोर्ट्स को जो है एंजॉय कर सकता है। ट्रैवलिंग में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। हिल स्टेशन वगैरह पर कभी चढ़ाई का काम पड़ जाए उसको, तो वो भी उसको चढ़ने में आसानी होती है। कुल मिलाकर बाईपास एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें जहां हार्ट की गंभीर बीमारी वालों को काफ़ी फ़ायदा देखने में आता है। सर जैसे कि सर ने बताया कि एंजियोग्राफी में पैरों की नली से एक बलून हार्ट तक ले जाया जाता है और एंजियोग्राफी जो जिस तरह से भी होती है, तो अभी अभी सर मैंने 2-3 टर्म नई इलाज की कहीं पढ़ने में आई है। मिनिमम इन्वेसिव कार्डिक सर्जरी, जिसमें सीने में छेद करके सीने की हड्डी को काटे बिना एक 3 इंच एक छेद करके और उससे फिर दूरबीन से शायद इलाज किया करते हैं। और एक मैंने पढ़ा एंडोस्कोपी वेसल्स हार्वेस्टिंग टेक्निक। तो सर इस तरह की क्या नई टेक्निक्स हैं जो पुरानी टेक्निक को या तो ये रिप्लेस कर रही हैं या इसमें एडवांस तरीके से हो रहा है? ये एडवांसमेंट, ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी बोलते हैं इसको सर। तो उसमें छोटे से चीरे से और छोटे से चीरे से डाके और फिर नली को बाईपास करते हैं। खासकर उन लोगों में जिनको एक नली या 2 नली में इन्वॉल्वमेंट हो, जिनको ज़्यादा नलियों में इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि 3-4 नलियों में अगर ब्लॉकेज है तो उनमें कोई मिनिमल इन्वेसिव आप असेस नहीं कर सकते। सर तो मिनिमल इन्वेसिव 1-8 नली के लिए रहता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो छोटे से चीरे से हो जाता है। सर एक ये इंडोस्कोपी वेसल्स हार्वेस्टिंग टेक्निक, इसमें सर मैंने पढ़ा था कि दूरबीन से सिर्फ एक कट लगता है, जैसे पहले पैर में 40-50 टाँके लगते थे और कुछ ऊपर तक हार्ट तक वो कोई ऑपरेशन होता था, जो ऐसा उनका कहना है कि उसमें सिर्फ एक कट लगता है, इसमें 3 टाँके 2 या 3 टाँके लगते हैं और दूरबीन से आगे कुछ ऐसा टेक्निक मैंने पढ़ा है सर कहीं। देखो सही पढ़ा है। इंडोस्कोपिक हार्वेस्टिंग की टैक्टिक से तो ब्रेन को वाकई में बड़ा कीड़ा लगता है ना, तो इंडोस्कोप से उसके अंदर जाते उसके साइड से कट लगाते जाते हो, इस चीज़ से लगाते जाते हो। अच्छा तो वो करते करते आप लंबी वेन को बाहर निकाल सकते हो। इसी प्रकार से वहाँ को ट्रॉमा का होता है, इन्फेक्शन रेट कम होता है। साथ में इंडोस्कोपी की फैसिलिटी का उपयोग आर्टरीज को निकालने के लिए करने लगे, ताकि कम से कम एक्सपोजर में आप अच्छे से आर्टरी को बिना ट्रॉमा करे, बिना नुकसान करे उसको निकालो, तो आर्टरी बाद में या वेन बाद में बाईपास के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। लंबे समय तक बिना ट्रॉमा के वो निकलेगी, तो बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि बिल्कुल इंटैक्ट निकाल। इंडोस्कोपी टेक्निक वाकई निकालने के लिए जो कि ग्राफ में काम आएगी सर उसको निकालने की प्रक्रिया। तो सर जैसे आजकल ये रोबोटिक सर्जरी जितनी डेवलप होती जा रही है, तो आप लोगों का काम भी सर इसमें काफ़ी हेल्प हो रही है या मतलब कुछ नई चीज़ें चूँकि आ रही हैं तो आपको सुबह अपडेट होता है और रहना पड़ता है रेगुलर, क्योंकि बहुत सारी रोबोटिक सर्जरी आ रही है, कहीं कोई मशीन आ रही है, कहीं क्या आ रहा है, कोई कहीं पढ़ते हैं अपन लंदन में हो गया, कोई बोलता है अमेरिका में हो, कोई जर्मनी, तो कितना अपडेट हो गया। आपको तो हमेशा ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहना पड़ेगा। उसमें क्या है, सामान्य सर्जन अपने दो हाथों से ऑपरेशन करना है, तो वो जाता है तो अपनी उंगलियों की जाने की अंदर जाने की सीमा है सर। रोबोट में 3 से 4 आए होती है सर, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि ये आर्म आगे जाए, ये आर्म आगे जाए, वो टाँके को संभाले, इस टाँके को संभाले, तो आपकी इंटरनल एक्सेस क्या है, आपकी उंगली कितनी है। हाँ सर सर। तो रोबोटिक सर्जरी की डेफिनेटली ट्रेनिंग होती, पढ़ना तो पड़ता ही है, ऑन जॉब ट्रेनिंग करना पड़ती, पूरी ट्रेनिंग हो सकता है थोड़ी लंबी करना पड़ती है। हाँ पेशेंट को ये फायदा होता है, ये खाली हाथ में नहीं, अपनी जीवन में उपयोग आ रही है। और वहाँ पे एक्सटेंसिव सर्जरी हो, जैसे मालिग्नेंसी हुई, उसमें कैटेगरी से निकालना है, कोने कोने से निकालना है, हाँ तो वहाँ पे भी काफ़ी उपयोगी और इसका विकास हो रहा है। तो प्रति सप्ताह हम कुछ तो नया पढ़ते ही, जैसे आप हाँ हम भी पढ़ते हैं, हमारा भी उत्साह उतना पड़ता है, ऐसे हम भी पढ़ लेते हैं, तो पढ़ते हैं, हो सकता है हम हमारे ज्ञान तरीके के साथ बहुत सीख जाते हैं।
आप तो सर जब मरीज उस पे टेबल पे या जो बेड पे होता है उस समय तो आप साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं सर, और उस समय नहीं आप नहीं समझते, लेकिन मरीज की नज़रों में तो उस समय वो साक्षात आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं उसमें। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हाँ सर, वो तो सर आपकी भी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है उन चीज़ों से। कई लोग कई चीज़ें बाद में फिर इस तरह से जुड़ जाती हैं, हालांकि वो चीज़ें हम भी समझते हैं कि वो चीज़ें बाद में फिर जो पेशेंट्स जो होते हैं उनके जो अटेंडर होते हैं। वैसे सर एक मतलब कॉमन अच्छी चीज़, मेरे को एक प्रश्न सामान्य सा है दिल में कि जैसे जो पेशेंट है उसके साथ जो अटेंडर हैं, कई बार उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अभी मेरी भी अभी बहुत ज़्यादा है आपसे पूछते समय। तो आप क्या सर इससे इरिटेट नहीं हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों से? नहीं, ज़्यादातर इरिटेट नहीं होते क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है और हमारा काम ही है कि उनको ढंग से समझाना सर। तो हमेशा मरीज को जब भी देखा जाए तो उनकी और अटेंडेंट की क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कई बार सर वो कम्युनिकेशन गैप की होने की वजह से भी मैं मैसेजिंग से लड़ाई झगड़े का भी तो कारण होता है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो। हाँ सर। अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो तो सब स्मूथली चलता है। सर मेरा एक बार फिर से आपकी ओर मुखातिब होता हूँ मैं कि जैसे सर मान लीजिए बेसिक जो हमारा होता है कि जो खाना पीना और एक्सरसाइज जो बेसिक जो चीज़ें हैं, तो जैसे खाने पीने में सबसे पहला प्रश्न आता है तेल। अब तेल कौन सा होना चाहिए, कौन सी कंपनी का होना चाहिए, किस चीज़, मतलब बहुत सारे तेल होते हैं, सोयाबीन का, मूंगफली का, सनफ्लावर का, या वो सफोला का कोई आता है वो वाला, या और इस तरह की जो तेल होते हैं ओलिव ऑयल। हाँ सर, ओलिव ऑयल। ऐसा सर इसमें क्या अच्छा होता है जो मतलब नॉर्मल, मतलब जो हम लोग इतने सालों से खाते आ रहे हैं, हमारे जो पूर्वजों ने हमको एक दिया कि मूंगफली का तेल खाओ ये अच्छा होता है, तो क्या है सर ये? सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है ये, किसी का भी डाइट के बारे में आप काउंसलिंग करो तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि कौन सा तेल खाए। हाँ, एक्चुअली कोई भी एक आइडियल तेल नहीं है क्योंकि सब में कुछ न कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, 3 तरह के फैट्स होते हैं और किसी भी एक आइडियल तेल में वो कॉम्बिनेशन नहीं होता है उन फैटी एसिड्स का कि आपको एक जैसा मिले, आप बेनिफिशियल ही रहे। तो आपको सबसे सिंपल एडवाइस हम लोग ये देते हैं कि आप थोड़े थोड़े दिन में अपना ऑयल चेंज करते, रोटेट करते रहे सर, रोटेट करते रहिए सर। तो वो बेस्ट एडवाइस होता मतलब ऑयल रोटेट करें या ऑयल का ब्रांड जो ब्रांड है वो रोटेट करें? नहीं, टाइप ऑफ ऑयल, ब्रांड से नहीं होगा, टाइप ऑफ ऑयल आप ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल सर, ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल मिक्सचर। अच्छा, एक में सैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डाला हो, किसी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डाला हो, और सैचुरेटेड फैटी एसिड भी कुछ काम आता है। तो मिक्सिंग जो होता है ब्लेंडिंग के साथ ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल सर। तो हम लोग तो इधर इंदौरी लोग हैं, जैसे अब वो कचौरी खाने गए, अब वो एक ही कचौरी एक ही तेल में वो 10 बार 15 बार वही कचौरी तल रहे हैं, जो रिसाइकलिंग ऑफ ऑयल है सर। वही हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि यदि आपको कुछ फ्राइड खाना भी है तो आप घर का खाइए जिसमें आपको पता है कि सिंगल फ्राई आप आइटम्स खा रहे हैं। नॉर्मल एक बार तेल को सिर्फ एक ही बार यूज करें, उसके बाद उसको फेंक दें। बार यूज होने से ट्रांस फैटी एसिड बढ़ते जाता है। ट्रांस फैटी एसिड हृदय राष्ट्र के सबसे ज़्यादा, इसलिए जब बाहर खाना खा रहे हैं तो डेफिनेटली आप रिपीटेड फ्राइड आइटम भी खा रहे हैं जो कि आपके हार्ट के लिए खतरनाक है। एक सर जैसे एक बोलते हैं साइलेंट किलर हार्ट अटैक, जैसे मतलब चलते चलते अचानक ही हार्ट मतलब एकदम आदमी चलते चलते या बात करते करते अचानक ही डेथ हो जाती है उनकी, या हार्ट फेल हो जाता है, तो सर वो क्या किस तरह से होता है? नॉर्मली तो जैसे अभी सर ने बताया था, गुप्ता साहब ने, कि लक्षण होते हैं कंधा दुख रहा है, पीठ दुख रही है, सीने में दर्द हो रहा है, ये क्या लक्षण हुआ सर? साइलेंट किलर मतलब पता ही नहीं चला और सीधी हरी। 2 चीज़ें, एक तो साइलेंट किलर हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन इज कॉल्ड एज साइलेंट किलर, क्योंकि हाइपरटेंशन अपने कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही डेवलप होता है। हाइपरटेंशन के कारण कोई उसके लक्षण नहीं होते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक जो आते हैं सर, हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि अचानक हम बैठे बैठे ही एकदम से लुढ़क जाता है, हाँ, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज साइलेंट हार्ट अटैक। या कई बार पेन होता भी है लेकिन इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में उसकी डेथ हो जाती है
जैसे हम सडन कार्डियक डेथ क्यों होता है सर ऐसा? ये रूटीन कारण है कि जब भी हार्ट की नली यदि अचानक उसमें खून का धक्का जब भी बंद हो रही है, तो जैसे ही हार्ट की मांसपेशियों को खून मिलना बंद होता है, वहाँ से कुछ ऐसी अनियमित तरंगें निकलती है, जैसे हम वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। वो फिब्रिलेशन यदि सडनली हुआ तो वो आपके हार्ट को अरेस्ट करवा देता है, और इमीडिएटली यदि आपने उनको सीपीआर, जैसा कि डॉक्टर गुप्ता सर बोल रहे थे कि उन पेशेंट को यदि आपने सीपीआर नहीं दिया, मान लो मुझे भी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और यदि मेरे साथ वाले को सीपीआर नहीं आता है और वो मेरा रेसिसिटेशन कर ले, तो शायद हो सकता है कि मुझे बचा भी ले। तो ये सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। जब भी हार्ट अटैक होता है तो शुरू का 1 आवर गोल्डन पीरियड माना जाता है सर। उस 1 घंटे के अंदर ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से मौतें होती है। जब भी हार्ट अटैक होता है तो ऑलमोस्ट 30-35%, 40% तक एक्यूट हार्ट अटैक की मोर्टेलिटी होती है, यानी मृत्यु दर है शुरू के 1 घंटे में। उसी 1 या 2 घंटे का ही सबसे गोल्डन पीरियड होता है जब पेशेंट को हार्ट अटैक या चेस्ट पेन हो तो इमीडिएटली नियरेस्ट कार्डियक सेंटर पर जाकर उसका इलाज करवाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जैसे बीपी से जुड़ी हुई भी हैं, जैसे सर ने बोला, या और भी जैसे बीपी से, या एक लोग बोलते हैं गुस्सा मत करो बहुत ज़्यादा, या दिल पे मतलब एक दिमाग पे टेंशन मत लीजिए, तनाव मत पालिए, और जो रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई जितनी ज़्यादा हम लोग टेंशन्स लेते हैं, उसका भी कुछ हार्ट से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें से सुनने में आती हैं कि वो भी चीज़ें लिंक करती हैं हार्ट से, साइकोलॉजिकली जो चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं, या हाई बीपी जिसको बोल सकते हैं, गुस्सा आ गया एकदम से। जी हाँ, तनाव का संबंध सर हमारे जीवन में बीमारियों से जरूर है, क्योंकि तनाव से शरीर में कुछ ऐसे केमिकल पदार्थ रिलीज होते हैं सर जो हमारे अंगों को नुकसान करते हैं। उनमें से हार्ट, दिमाग, ब्लड प्रेशर, ये ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव इन पर पड़ता है, और साथ साथ खून की नलियों पर भी जो है ये प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या सर, जैसे नॉर्मल तो हार्ट अटैक मान लीजिए क्लॉट्स जमने से या हार्ट के जो ब्लड है वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, पर साइकोलॉजिकली हार्ट कैसे ब्लॉक हो जाएगा? साइकोलॉजिकली नहीं होता है, पर जैसा मैंने आपको बताया है सर कि एक्यूट तनाव, अचानक कोई शॉकिंग न्यूज़ होती है, उससे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जो हमारे ऑटोनॉमिक सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। ऑटोनॉमिक सिस्टम मतलब जिनके लिए हमारा मस्तिष्क और ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करते हैं, कुछ केमिकल्स ऑटोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। उनमें हार्ट, ब्लड प्रेशर, खून की नलियाँ और दिमाग, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माने गए हैं, और इन पे असर पड़ने के कारण अचानक हृदय गति स्लो हो जाना, तेज हो जाना, रुक जाना, हार्ट अनियमित हो जाना, ये कंडीशन तनाव में देखने में आती है। या ब्लड प्रेशर अचानक तेजी से बढ़ जाना, ये चीज़ें देखने में आती हैं, और वही चीज़ें हमारे शरीर के अंगों को, दिल को, दिमाग को नुकसान करती हैं। सर एक महिलाओं में भी हार्ट अटैक का एक अलग डिवीज़न माना जाता है कि भाई महिलाओं में जो अटैक होता है वो कुछ अलग होता है, तो ये ऐसा कुछ है सर कि महिला और पुरुषों में भी हार्ट की बीमारियों में कुछ डिफरेंस होता है? हृदयघात के जो लक्षण हैं वो स्पष्ट नहीं रहते महिलाओं में। उनमें कई बार चेस्ट पेन नहीं भी होता है, उनमें ज़्यादातर या तो घबराहट हुई, सांस भरना चलने में, पसीना आना, थकान आना, कमजोरी आना, चक्कर आना, इस तरह के लक्षण होते हैं। और अक्सर क्या होता है, इस तरह के जब लक्षण होते हैं तो उन्हें हमेशा साइकोलॉजिकली डिक्लेयर कर दिया जाता है पुरुषों द्वारा। ये तो हाँ, ये तो नखरे कर रहे हैं या नाटक कर रही हैं या जबरदस्ती, उनका निदान भी उचित समय पर नहीं हो पाता है। हाँ, तो निदान उचित समय न होने के कारण उनमें हृदयघात की कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाते हैं उसमें। दूसरा, उनका जो निदान है, जैसे हम ईसीजी द्वारा करते हैं, ईएमटी स्ट्रेस द्वारा करते हैं, तो वो भी कई बार स्पष्ट नहीं रहते हैं। ईसीजी भी स्पष्ट नहीं रहते, नॉन स्पेसिफिक चेंजेस हो जाते हैं। स्ट्रेस टेस्ट करें तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव की संभावना महिलाओं में ज़्यादा होती है, तो उनका निदान भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। उपचार कर लें तो उनमें दवाइयाँ बराबर दी नहीं जाती महिलाओं को। हाँ, महिलाओं की एक आदत सर, कोई दवाई है तो एक ही बार लेती है। हाँ, कोई का डोज जो है वो प्रॉपर होता नहीं, उनका सप्लाई भी बराबर होता नहीं है। पुरुष हमेशा उनको निगलेक्ट करते रहते हैं। दवाइयाँ जैसे उसकी खत्म हो गई तो दवाई नहीं आई तो 3-4 दिन तक बगैर दवाई के रहती। सही बात है। फिर किसी डॉक्टर ने उसको 80 मिलीग्राम की कोई दवा लिखी तो पुरुष उसको 20 मिलीग्राम की खरीद के लाके दे देगा।
तो इस तरह की मतलब ये मेन मेंटेलिटी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर उनकी जब एंजियोग्राफी होती है तो उसमें ये पाया गया है कि उन्हें नलियों की मल्टीवेसल डिजीज ज़्यादा रहती है, एक से ज़्यादा नलियाँ खराब ज़्यादा पाई जाती हैं महिलाओं में बजाय पुरुषों के। उनकी नलियों की सिकुड़न भी पुरुषों के करीब ज़्यादा रहती है, और अगर उनको कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो हृदयाघात काफ़ी तीव्र होता है, और उससे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो भी तीव्र होते हैं पुरुषों के अपने। पर सर महिलाओं में हार्ट अटैक का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले कम होता है क्या? प्रजनोत्पत्ति के बाद में रेशो बराबर है। तो जब तक महिला का मेनोपॉज नहीं होता है, हाँ। जब तक उनको मासिक धर्म आता रहता है, हाँ। तब तक तो वो बहुत सेफ रहती है। उसका रेशो 1:5 रहता है। अच्छा, और जब प्रजनोत्पत्ति खत्म हो जाती है, मतलब एवरेज 50-60 साल की उम्र के बाद तो जो है वो 1:1 हो जाता है। सर एक बड़ा मतलब सुना है हमने कि दिल बड़ा रखो, मतलब बड़ा दिल रखो, लेकिन हार्ट की टर्मिनोलॉजी में बड़ा दिल अच्छा होता है या बड़ा दिल अच्छा नहीं माना जाता है? उसमें क्या प्रॉब्लम होती है सर? अगर दिल बड़ा है तो अच्छी बात है। दिल बड़े से मतलब ये हुआ कि दो चीज़ हुई, एक तो हार्ट की जो दीवारें हैं वो मोटी हो जाती हैं, हाँ। तो दिल बड़ा हो जाता है। दूसरा, हार्ट की जो कैविटी होती है वो यदि बड़ी हो जाए, तो बड़ी हो जाए तो इसका मतलब है कि उसकी कैपेसिटी अंदर से बढ़ गई है और वो पंप बराबर नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो बेसिकली हम कहते हैं कि हार्ट का पंपिंग पावर कम हो गया, दिल बड़ा हुआ मतलब दिल बढ़ गया, अब वो दिल कॉन्टेक्ट होके उतने पावर से, मीन्स ये पावर था तो इसमें कॉन्टेक्ट होके ब्लड फेंक दिया, अब ये बड़ा है तो पूरा कॉन्टेक्ट ही नहीं हो रहा, प्रेशर, तो उसके अंदर जो ब्लड पड़ा हुआ है वो ब्लड पूरा फेंक ही नहीं पा रहा है, हाँ। तो ब्लड अंदर के अंदर रह जाता है। तो दिल बड़ा होना कभी भी ठीक नहीं है। छोटा दिल ही रखें। सर मैं एक बहुत हाँ सर कवियों के लिए ठीक है। सर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आम हर आदमी सोचता है कि अब चूंकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, इतना एडवांस हर टर्म मतलब मेडिकल टर्म्स में नई नई खोजें होती जा रही हैं, तो कोई बहुत अच्छा ऐसा कोई इलाज आ जाए जिससे कि हार्ट की जो ये प्रॉब्लम्स है इस तरह की दूर हो जाएं, या हार्ट रिप्लेसमेंट होकर दूसरा नया हार्ट लग जाए, या इस तरह की चीज़ें कुछ नया क्या है सर? अब हार्ट रिप्लेसमेंट से चालू करते हैं, वापस पूछा है हार्ट रिप्लेसमेंट करना हो रहा है, पर क्या प्रैक्टिकली इतना सरल है? जी नहीं। फिर हार्ट डोनेट हो, हाँ। बात आती है आर्टिफिशियल हार्ट की एक इन्वेंशन पिछले 30-40 सालों से चल रहा है, और हम उस स्थिति का आज भी नहीं बोल पाए कि अभी आर्टिफिशियल हार्ट एक लगा दिया 10-15 साल हमारे पास जो है आर्टिफिशियल हार्ट भी अवेलेबल है, वो एक ब्रीदिंग पीरियड होती है, कुछ 1-2 महीने निकलता है, तो फिर उनको एनर्जी देना, उनमें क्वांटिटी देना अभी साइंस के लिए चैलेंज है, और वो चैलेंज को धीरे धीरे आगे ओवरकम करते जा रहे हैं, और शायद भविष्य में आज हम रह रहे हैं, और आगे भविष्य में। तो अभी सर एट प्रेजेंट क्या एडवांस है सर? आर्टिफिशियल हार्ट है तो सही, हाँ। पर वो उस लेवल तक ही आएगा हर किसी को। नहीं, आर्टिफिशियल हार्ट के अलावा सर जो एग्जिस्टिंग हार्ट है उसको उसकी रिपेयरिंग तो यही है, जहाँ जिस तरह डिफेक्ट हो कर दो, और आपने को पूजा के साथ कभी भी इसकी आ जाए तो अभी बीमारी हटेगा। जवान सब प्रकृति का भी सारे हमको कंट्रोल नहीं दिया, तो हमें प्रकृति के साथ जीना है, प्रकृति के नियमों के साथ जीना है, और होने वाले कुछ प्रभाव हमारे द्वारा ही करनी, जैसे तंबाकू, सिगरेट, हेल्दी लाइफस्टाइल, उनको अपन कंट्रोल करना है, साथ में कुछ अन्य बीमारी जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और वेटिंग सब। नहीं सर, ऐसा नहीं होता ना, आजकल हम सुनते हैं कि भाई वो उनको जैसे कुछ अच्छे पैसे वाले लोगों के बारे में अक्सर हमने सुना है कि भैया उनको बॉम्बे ले गए, उनको चेन्नई ले गए, उनको अमेरिका ले गए, तो अमेरिका में भी तो इलाज वही करेंगे जो आप करोगे। कुछ एडवांसमेंट जरूर होता है, वो एडवांसमेंट धीरे धीरे सब तरफ फैल जाता है, हो सकता है कुछ समय लग जाता है, पर सब तरफ एडवांसमेंट चल रहा है, काफ़ी रिसर्च चल रही है, दवाइयों के बारे में रिसर्च चल रही है, इस की दवाइयाँ अब इसी आगे जो साल में 2 इंजेक्शन लगेंगे टोटल, अभी इसके डोज खाते हैं, अभी इस साल में आपको 2 इंजेक्शन लगाना है, इंसुलिन करके इंजेक्शन अवेलेबल हो चुका है, अगले 1-2 साल में शायद अपने देश में मिलेगा, तो आविष्कार होते हैं इसके बाद। मतलब साल में 2 इंजेक्शन लगाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल में काफ़ी कमी है। सर इंजेक्शन का असर जो है करीब 6 महीने तक है। तो अब आविष्कार जरूर हो रहे हैं, और काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लोग एक्सपेंस खर्चा भी कर रहे हैं, और शायद उससे सोसाइटी का फायदा ही हो रहा है। प्रतिवर्ष हम नहीं कुछ प्रतिवर्ष की कुछ माहों में हर चीज़ नहीं आ जाती है। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ छूट गई है, कोलेस्ट्रॉल। सर एक कोलेस्ट्रॉल में सुना है गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल,
कोलेस्ट्रॉल तो जैसे जगदीश गुप्ता साहब ने एक बार पहले मेरे को बताया था, कोलेस्ट्रॉल कई तरह के होते हैं, ये इसमें अच्छा बुरा क्या होता है? बुरा कोलेस्ट्रॉल तो पहले ये समझो कि जो फैट्स, सेचुरेटेड फैट्स हैं, जिनमें कि पॉलीमर्स का सेचुरेशन ज़्यादा होता है, जैसे कि वेजिटेबल घी, जिसको कि डालडा घी, हाँ मतलब वो डालडा एक ब्रांड है, मैं इसे नहीं बोलना चाहता हूँ, वेजिटेबल घी और दूध एवं दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स जितने होते हैं, या हम ये कहें कि जितनी तली हुई चीज़ें होती है, इनमें बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब कि सेचुरेटेड फैट्स जो है अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो ये कौन सी चीज़ें हैं दैनिक दिनचर्या में आप देखिए, हमारे खाने में अत्यधिक मात्रा में अगर दूध से बने हुए प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो मलाई वाला दूध हो, गाढ़ा दूध हो, खीर हो, रबड़ी हो या दूध की मिठाइयाँ हों, ये सब चीज़ें बैड कोलेस्ट्रॉल की गिनती में आती हैं। घी हो, मक्खन हो, ये बैड कोलेस्ट्रॉल की गिनती में आता है। एक लिमिटेड क्वांटिटी में गाय का घी या घर पे बनाया हुआ घी जो है, दूध से निकाला हुआ जो घी है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे शरीर को चाहिए, ज़्यादा अधिक से अधिक 1 चम्मच गाय का, या वो आजकल दो मतलब नॉर्मली जो बाजार में उपलब्ध होता है वो भैंस के दूध से बना हुआ घी होता है। हाँ, इसमें भी भैंस वाले दूध में सेचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं, गाय के दूध में सेचुरेटेड फैट्स जो घी निकलता है उसमें सेचुरेटेड फैट्स, मतलब गाय का दूध से बना घी थोड़ा हेल्दी हो, अच्छा होता है। अगर इसके लिए इतना भी नहीं है कि हमें बिल्कुल गाय का होना है, अपनी क्वांटिटी को अगर तो सिर्फ गाय का घी और जो भैंस के दूध से बना घी है, उसके अलावा फिर जो मक्खन होता है, फिर मक्खन उससे अच्छा होता है या उससे बुरा होता है? मक्खन और घी करीब करीब बराबर होता है, बल्कि घी जो होता है सर वो थोड़ा सा उसमें सेचुरेटेड फैट्स जो है कम ज़्यादा होते हैं, मक्खन में नहीं होते हैं। और दूसरा फिर अगर अपन कहें कि अच्छे फैट्स कौन से, गुड कोलेस्ट्रॉल, तो गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड, और इस तरह के फैट्स हमें जो अल्टरनेटिव ऑयल्स जो रूटीनली हम जो यूज़ करते हैं उसके अलावा, जैसे ऑलिव ऑयल है, राइस ब्राउन ऑयल है, सफोला है, सनफ्लावर ऑयल है, कैनोला ऑयल है, इनमें जो फैट्स होते हैं ये गुड कोलेस्ट्रॉल की गिनती में आते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में हम देखते हैं कि अखरोट है, बादाम है, इनमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल की गिनती में आता है, जबकि कैशनट जो होता है या पिस्ता होता है उसमें सेचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा इंडियन डाइट में जो तली हुई चीज़ों का उपयोग जो सबसे ज़्यादा हो रहा है और जो बेकरी प्रोडक्ट्स का हो रहा है, बेकरी प्रोडक्ट्स कौन से? बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक है, कुकीज़ है, पेस्ट्री है, इनमें जो फैट्स डलते हैं ये ट्रांस फैट से भरपूर होते हैं। सर नॉर्मली वनस्पति घी शायद ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। जी हाँ, उसी में जो है मेरा कहने का मतलब ट्रांस फैट्स इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा होते हैं। सर मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे चलते चलते है कि जैसे इंदौर आज की तारीख में मेडिकल हब बनता जा रहा है धीरे धीरे, और आसपास के जो भी इंदौर और इंदौर से क्या बल्कि 200-300 किलोमीटर दूर तक भी जुड़े जो क्षेत्र हैं, वहाँ के लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंदौर पे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो इंदौर में सर अभी की स्थिति में, भले ही वो किसी भी हॉस्पिटल में, कोई भी ब्रांड का हॉस्पिटल हो, बड़ा हो छोटा हो, अभी लेटेस्ट क्या है सर टेक्नोलॉजी, भले ही वो किसी भी हॉस्पिटल में हो? काफ़ी मेडिकल एडवांसमेंट और टेक्निकल एडवांसमेंट आ रहा है अभी रिसेंट कुछ सालों में, जैसे कि एंजियोग्राफी अब रूटीनली हम रेडियल प्रोसीजर्स करने लगे हैं, हाथ की नसों से एंजियोग्राफी का प्रोसीजर जो परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है, पहले हम रूटीनली केवल पैर की नसों से ही करते थे। हार्डवेयर्स उनके अच्छे आ रहे हैं, सॉफ्ट हार्डवेयर्स आ रहे हैं, जिससे कि प्रोसीजर्स कम कॉम्प्लिकेशन वाले भी बेटर रिजल्ट्स होते जा रहे हैं। कुछ नई टेक्नोलॉजीज है, जैसे इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी आ रही है, जिसमें हम यदि आर्टरी कैल्सिफाइड भी होती है तो उसके अंदर बलून द्वारा उस कैल्शियम को ब्रेक करके और स्टंट प्लेसमेंट और उसके स्टंट का जो एडजस्टमेंट रहता है और साइज रहता है और उसका जो डिप्लॉयमेंट रहता है वो काफ़ी बेटर हो गया है कंपेयर टू जो पहले कैल्सिफाइड आर्टरीज में एंजियोप्लास्टी करते थे, स्टंट डालते थे। रोटा एब्लेशन वाली ड्रिलिंग मशीन्स आ गई है, जिसके कारण बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टीज हम लोग कर पा रहे हैं।
इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड थेरेपी है। अल्ट्रासाउंड से डायरेक्ट जैसे हम बाहर से अल्ट्रासाउंड करते हैं वैसे छोटी सी अल्ट्रासाउंड की प्रोब होती है जो हम हार्ट की नसों के अंदर डाल के अंदर की तरफ किस टाइप का डिपॉजिट है उसका कैरेक्टर एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वाला डिपॉजिट ज़्यादा है या उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। उसके हिसाब से हमारी जो एंजियोप्लास्टी की टेक्निक्स है वो कई बार चेंज हो जाती है। स्टेंट की साइजिंग एग्जैक्ट होने लगी है आईवास स्टडी से। ओसीटी है एक ऑप्टिकल कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कोहेरेंस टोमोग्राफी, उससे भी बेटर विजुअलाइजेशन होता है इन आर्टरीज का। तो ये काफ़ी नई सारी चीज़ें हैं। अब आजकल वॉल्व इन वॉल्व आर्टिफिशियल जैसे वॉल्व की डिसीज होती थी तो केवल पहले रिप्लेसमेंट ही होते थे। अब आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसमें हम परक्यूटेनियस वॉल्व को भी वहाँ इम्प्लांट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ओपन हार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के रिसेंट टेक्नोलॉजीज और इंटरवेंशन से सर्जरी के केस में भी काफ़ी इनोवेशंस आ रहे हैं। मेंटल प्रोसीजर सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती थी वो हमारे यहाँ रूटीनली होने लगी है विद इक्विवेलेंट रिजल्ट्स। जो अमेरिका में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वैसे ही रिजल्ट्स हमारे शहर में भी अब दे रहे हैं मेंटल सर्जरी के। और इस तरीके से मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी सब अपने रूटीनली चालू हो रही है। तो इस तरह के सारे जितने भी एडवांसमेंट्स हैं वो हमारे पास उपलब्ध है और हमारे आसपास के काफ़ी लोग जो पेरिफेरी से आते हैं उन सबको ये एडवांटेज आजकल मिल रहे हैं। सर मेरा एक आखिरी जो एक सामान्य मरीज का एक प्रश्न होता है, मतलब बड़ा मेरा चलते चलते अचानक से ये चीज़ विचार आया कि जब मरीज इलाज कराने जब जाता है, हार्ट से संबंधित बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहला उसका इशू होता है फाइनेंशियल कि इतने पैसे लगेंगे, इतना खर्च होगा, ये होगा। फिर सेकंड थिंग आती है वो सेकंड ओपिनियन। जैसे एक किसी फेमस हॉस्पिटल में गए या किसी एक्स हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि साहब आप ये ट्रीटमेंट या इस तरह का ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। फिर जब वो सेकेंड ओपिनियन के लिए किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोल देते हैं नहीं नहीं अभी तो आप एक काम करो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। या इस तरह की जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, तो ये सर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उसमें मतलब वो मरीज के दिमाग में एक अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। मैं सेकंड ओपिनियन के बारे में ज़्यादा अच्छे से विस्तार से बता रहा हूँ। महत्वपूर्ण बात है आपने को बड़े हेल्दी वे में, स्पोर्टिंग वे में किसी भी डॉक्टर ने किसी भी स्पेशलिस्ट किसी भी फील्ड के, नॉट ओनली मेडिकल, नॉन मेडिकल फील्ड, सेकंड ओपिनियन इज नेवर हार्मफुल टू एनीवन। हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व करें, आपका कलीग उसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से सॉल्व करता है। कभी कभार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में सीखने को भी आता है, आप भी देर से सोचता हूँ और सीखने में कोई कमी नहीं रखना चाहिए। सेकंड ओपिनियन लेना एक हेल्दी बात है और अपनी कलीग से सेकंड ओपिनियन अपनी ऑर्गेनाइज करें तो वो अच्छी बात है कि ये हमारे भी साथी शायद इसकी मतलब वो जो सर डॉक्टर्स की जो आपकी एक कलीग्स हैं उससे अलग हटके जो एक मरीजों की बिरादरी है उसकी तरफ से जो मेरे को सामने दूसरे कलीग को बुलाना बहुत अच्छा है सर। उसको रहेगा शायद मेरे बारे में इनसे भी राय ली बोले वो नॉर्मली सर पेशेंट्स का जो नज़रिया होता है, ये जो पेशेंट तो बेचारा वो तो बेड पे है, लेकिन जो उसके जो परिजन हैं उनका नज़रिया फिर वो इकोनॉमिक पोर्शंस में ही सेकंड ओपिनियन बहुत अच्छी बात है और हम लोग भी कौन से हर चीज़ को 100% की तरफ जा रहे हैं, हमें चाहिए सेकंड ओपिनियन इज ऑलवेज वेलकम। Second opinion is never harmful to the patient or either to the person who is giving the result. It is always good and sometimes teamwork is a mandatory nowadays. Many times we always invite आपके भी सर सेमिनार्स वगैरह और सारे लोग अपने से अनुभव जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं उसमें सभी लोग अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं और हमको 2-3 साल में हमारे विचार भी पलटना पड़ता है। तो हमने कुछ कहा होगा, शायद हमने सीखा नहीं, शायद ये अपने लिए, इसीलिए तो सेमिनार होते हैं। हाँ सर। जो पहले कोलेस्ट्रॉल के बारे में लोग मुझे 250 भी ठीक है, अब बोलते नहीं 150 होगी तो 150 हो, अब कहाँ से कहाँ गए, इसलिए 10 मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें 50 में आ गया। अब वो धीरे धीरे करके हम लोग सीखते हैं और सीखना वेलकम है और उसका फायदा सोसाइटी को मिले, यही हमारी चाह है। तो सोसाइटी ही अल्टीमेटली डिसाइड कि हाँ हमको इस तरह का इलाज अच्छा रहेगा, शायद करवा। बहरहाल चलते चलते पूरी डिस्कशन के बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रह जाती है, वो होता है CPR। अचानक रोड पे चलते चलते कोई किसी सामान्य व्यक्ति को अटैक आ जाए, उससे हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाए अचानक, हम आम आदमी, हमको उस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसको उसकी सहायता हम किस प्रकार कर सकें,
हमारी तरफ से हम ऐसा क्या प्रयास करें कि हमारे घर पे या बाज़ार में या किसी अन्य स्थान पे जब किसी मरीज को अचानक से हार्ट संबंधी समस्या हो तो उस समय तत्काल हम उसकी कितनी मदद कर सकते हैं, इस बारे में विस्तार से हम समझेंगे डॉक्टर जगदीश गुप्ता साहब से। हम CPR के बारे में बात करेंगे कि यदि हम कहीं सड़क पे जा रहे हैं और कोई व्यक्ति हमें गिरा हुआ दिखे या मालूम पड़ा कि उसको हार्ट अटैक आया है और वो निश्चित पड़ा हुआ है, तो साथ खड़े लोग किसी को मालूम होना चाहिए कि इस आदमी को हम जिंदा अस्पताल कैसे पहुंचाएं। तो उसके लिए हम CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन मीन्स हार्ट को तब तक धड़कने हम उसकी रखें जब तक कि वो व्यक्ति अस्पताल नहीं पहुंचा। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले उसकी गर्दन की नस पालपेट करना चाहिए। यदि यहाँ से नाड़ी में हमको उसकी धड़कन बराबर नहीं दिखाई दे रही, मान लो नाड़ी के अंदर हमको धड़कन मालूम नहीं पड़ रही, इसका मतलब है उसका हार्ट बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो हमें दोनों हाथों को स्ट्रेट रख के, कोहनियाँ मुड़े नहीं, ये रख के, और व्यक्ति के जो सीने की बीच की हड्डी है इसको हम स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम पे दोनों हाथ रखें, दोनों हाथ रख के कोहनियों को नहीं मुड़ने दें और हमें इस तरह से दबाना है, इस तरह से दबाना है। कितनी बार, 1 मिनट में कितनी बार? 1 मिनट में कम से कम 50 से 60 बार, ताकि हार्ट की धड़कन हम आर्टिफिशियली तरीके से चालू रखें और उस धड़कन की वजह से सर्कुलेशन व्यक्ति के शरीर में चालू हो जाए और व्यक्ति की जान बच जाए। तो फिर देखिए आप, ये जो सीने की बीच की हड्डी है वहाँ पे मैंने पहली हथेली रखी, उसके ऊपर दूसरी हथेली रखी, मेरी कोहनी अभी मुड़ी नहीं है ना, कोहनी के ऊपर बिना मोड़ते हुए पूरा दबाव डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर थोड़ा सा रुके, फिर चालू हो जाए। हमने ये जो 10 12 15 बार किया है वो करके एक 10 सेकंड 20 सेकंड का 10 सेकंड का पास देना, वो फिर से चालू हो जाना। ये फिर से धड़कन हमने चालू की है, धड़कन चालू की है। यदि पॉसिबल हो तो हम उसको पेट को दबा भी सकते हैं बीच में, जब हम 10 सेकंड का पास देते हैं तो थोड़ी सी उसकी गर्दन भी तिरछी कर दें और पेट को भी थोड़ा सा दबा दें ताकि उसको ऑक्सीजन भी और अच्छे से मिल जाए। पर हमारा मेन एम यहाँ ये है कि हम धड़कन कैसे भी चालू रखें, उस धड़कन के दबाव से जो हम हार्ट को दबाव दे रहे हैं उसी के दबाव से फेफड़े भी दबते हैं तो ऑक्सीजन अपने आप चली जाती है। तो हमें मेन ध्यान रखना है कि धड़कन उसकी 1 मिनट के अंदर 50 से 60 बार, कम से कम 50 से 60 बार उसकी हम रखें। और इसी तरह से करते हुए उस व्यक्ति को एम्बुलेंस में शिफ्ट करें। तो ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस आ गई अब हमने बंद कर दिया, उसको शिफ्ट करने में 4 मिनट लग गए, उतनी देर में व्यक्ति की हार्ट की धड़कनें बंद रहने से ब्रेन को सप्लाई नहीं मिलती, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो शिफ्ट करते समय भी हमें ध्यान रखना है कि हम बराबर CPR करते हैं। अब ये CPR यदि एक व्यक्ति करेगा तो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में वो थक जाएगा। तो ये CPR ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम होना चाहिए और वहाँ साथ खड़े जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति बदलता जाए। मैंने किया, मेरे बाद अक्सर ने किया, आप आ गए आपने किया, क्योंकि ये प्रोसीजर हो सकता है हमें 1 घंटे तक करना पड़े, क्योंकि अस्पताल कोई पास नहीं होता है, एम्बुलेंस कोई 5 मिनट में नहीं पहुंचती है। तो ये हमको प्रोसीजर करते रहना चाहिए, थका ना आए तो व्यक्ति बदल जाए। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस CPR को करना सीख जाएं, तो ताकि यदि व्यक्ति कहीं भी अचेत पड़ा हो तो उसको सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने में काफ़ी लोगों का सहयोग मिल सके। अब ये तो आया कि यदि व्यक्ति के साथ में दूसरे लोग खड़े हैं और वो CPR कर रहे हैं, मान लो कोई व्यक्ति कार चला रहा है और जंगल में से जा रहा है या सुनसान रास्ते पे, और कार में उसको लगा कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है और अब मुझे मेरी जान निकलने वाली, तो वो व्यक्ति कार को रोक दे और उसको क्या करना चाहिए, खुद का CPR, सेल्फ CPR मतलब क्या कि जोर जोर से खांसी करना शुरू करे। तो ये जो जोर से वो खांसी कर रहा है, उस खांसी से हार्ट पे दबाव पड़ेगा, हार्ट की धड़कनें चलने लगेगी। तो वो तब तक करता रहे ऐसा जब तक कि उसको कोई मदद ना मिल जाए,
क्योंकि अकेला आदमी, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, उसने यदि किसी को फ़ोन कर दिया और कोई आ रही है, हेल्प आ रही है, तब तक खुद की धड़कनों को कैसे चलाना। तो जोर जोर से इस तरह से खांसी करके भी व्यक्ति खुद अपनी धड़कनों को चालू रख सकता है। धन्यवाद। बहरहाल चलते चलते आखिरी में हमारा आप सभी अपने दर्शकों से ये निवेदन है, प्रार्थना है, दिल से जुड़ी यादें हमेशा खुशगवार बनी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। नमस्कार।